मूवी की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि 8 इंसानों को किसी खतरनाक ग्रह पर किडनैप कर लिया जाता है और उनका सामना यूनिवर्स के सबसे क्रूर और निर्दयी एलियंस से होने वाला है। तो क्या वे सभी लोग क्रूर एलियंस से बच पाते हैं या नहीं, जानेंगे इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में एजेंट रॉयस जागता है और पाता है कि वो 10,000 फीट ऊपर हवा में उड़ रहा है। आखिरी समय में वह अपना पैराशूट खोलने में सफल होता है और गिरते पड़ते जंगल के बीच में जा गिरता है। रॉयस दोबारा जागता है और देखता है कि वह एक घने जंगल में पहुंच गया है। वह इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक और आदमी आसमान से गिरता है। दूसरा आदमी रॉयस के पास हथियारों को देखकर तुरंत अपना हथियार निकालकर उसकी तरफ करता है, लेकिन तभी एक और आदमी आसमान से गिरता है। समय से उसका पैराशूट न खुलने की वजह से उसका शरीर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और तुरंत आदमी की मौत हो जाती है। रॉयस और दूसरा आदमी उसे देख ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आदमी दोनों के ऊपर गोलियों की बारिश करने लगता है। दोनों किसी तरह से एक बड़े पेड़ के पीछे छिपते हैं और जब दूसरा आदमी गन के बुलेट को भरने लगता है तो एजेंट रॉयस जल्दी से उसके पास जाता है और उस पर अपनी गन तान देता है। पूछने पर पता चलता है कि वह आदमी भी उन्हीं की तरह आसमान से गिरा है और उसे भी नहीं पता कि वह यहाँ पर कैसे पहुंचा है। दूसरा आदमी भी वहां आ जाता है और सभी अपना अपना परिचय देते हैं। आदमी का नाम निकोलाई है जो रशियन स्पेशल फोर्स में काम कर चुका है और यहाँ आने से पहले वह युद्ध के मैदान में था। दूसरे आदमी का नाम कुचिलो है, वह एक मैक्सिकन ड्रग डीलर है और अचानक उसके सामने तेज लाइट आने की वजह से वह यहाँ पहुंचा है। इससे पहले कि वे और कुछ बात कर पाते उनकी तरफ एक स्नाइपर दिखाई देती है, लेकिन जब स्नाइपर वाले इंसान को पता चलता है कि वे तीनों भी इंसान हैं तो वह उन्हें सूट नहीं करती है। उसका नाम इजाबेल है और वह एक सर्वाइवल एक्सपर्ट है। उसने इससे पहले इस तरह के जंगल नहीं देखे हैं। फिर चारों आगे बढ़ते हैं और जल्द ही वे स्टैन्स मोम्बासा, अड्वीन और हैंजो से मिलते हैं। अड्वीन का दावा है कि वह एक डॉक्टर है और हैंजो एक मास्टर तलवारबाज है और सभी एक ही तरह से यहाँ पहुंचे हैं। जल्द ही वे सभी एक छोटी टीम का हिस्सा बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर रॉयस डायरेक्शन चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर डायरेक्शन धरती के समान नहीं है और वह ये भी कहता है कि उसने यहाँ पर सूरज को भी नहीं देखा है। फिर सभी जंगल में आगे बढ़ते हैं और उन्हें कपड़ों से ढका हुआ लोहे का एक पिंजरा मिलता है। कपड़ा हटाने पर उन्हें पता चलता है कि पिंजरा खाली है, लेकिन उसके दरवाजे पर उन्हें खून के निशान दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि वह किसी बड़े जानवर का होगा। जल्द ही वे देखते हैं कि उनके चारों तरफ उसी तरह और पिंजरे भी है और सभी को समस्या की गंभीरता का एहसास होता है और वे तुरंत किसी अनुकूल इलाके की तलाश शुरू कर देते। लेकिन मोम्बासा का पैर गलती से एक ट्रैप पर पड़ जाता है और ये होता है। सब शांत होने के बाद सभी अपने हथियार तैयार कर लेते हैं। तभी वे वहां एक मरे हुए आदमी का शरीर देखते हैं। फिर रॉयस निष्कर्ष निकालता है कि किसी आदमी ने यहाँ पर जाल बिछाया होगा और जब काम हो गया तो शिकारियों ने इसे मार दिया। फिर सभी किसी ऊंचे स्थान का पता लगाते हैं। वहां का दृश्य देखकर सभी चकित ही रह जाते हैं, क्योंकि उसके आसमान में ना तो कोई सूरज है और ना ही कोई चांद है। पूरे दृश्य में कई और ग्रह दिखाई दे रहे हैं। अंत में सभी को पता चलता है कि वे सभी किसी अजीब ग्रह पर पहुंच गए हैं। तभी उन्हें पीछे से कुछ आने का एहसास होता है। पीछे देखने पर वे पाते हैं कि एक क्रूर मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। तुरंत सभी अपने हथियारों से उस पर फायर करके मार गिराते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कई और अनगिनत क्रूर मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ते हैं। सभी मॉन्स्टर को मारने लगते हैं, लेकिन एडविन वहां से भागने लगता है, जिससे एक जानवर उसका पीछा करने लगता है। एडविन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन तभी इजाबेल एडविन को इस हालत में देखती है और मॉन्स्टर को एडविन के पास पहुंचने से पहले ही वो जानवर के सिर में बुलेट मारकर उसे गिरा देती है। टीम का दूसरा साथी स्टैन भी एक जानवर द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि उसके पास गन नहीं है, इसलिए वह अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे जानवर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समय रहते मोम्बासा आ जाता है और जानवर को शूट करके मार गिराता है। जानवर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और सभी के गन की बुलेट भी खत्म हो जाती है। तब रॉयस एक तलवार निकालता है और एक जानवर का सिर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ इसाबेल और एडविन जानवर को देखकर भागने के बजाय उसे मारने लगती है, लेकिन तभी उसका राइफल जाम हो जाता है और वह जानवर पर शूट नहीं कर पाती है। फिर वह अपने छोटे पिस्टल से जानवर को शूट करती है, लेकिन उससे जानवर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसका अंत नजदीक है। इसलिए जानवर के उसके पास आने से पहले वो खुद को मारने का फैसला करती है। लेकिन आखिरी समय में एक आवाज सुनाई देती है और जानवर इजाबेल को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। फिर सभी एक साथ होते हैं और जानवर के बारे में बात करते हैं। रॉयस को लगता है कि सभी जानवर किसी के कंट्रोल में थे, जैसे धरती पर शिकारी कुत्ते होते हैं, और दुश्मन उन सभी की परीक्षा ले रहा था। जब सभी वहां से जाने वाले होते हैं तो मोम्बासा को लगता है कि उनकी टीम का एक साथी गायब है। तभी उन्हें कुछ दूर से कुचिलो की आवाज सुनाई देती है। जब वे उसके नजदीक होते हैं तो वे देखते हैं कि कुचिलो एक स्थान पर अकेला बैठा है
और वो बहुत ज्यादा घायल है। इजाबेल तुरंत उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन रॉयस उसे रोकते हुए कहता है कि यह एक चाल भी हो सकता है, और वो एक पत्थर उसकी तरफ फेंकता है जो तुरंत फट जाता है, जिससे ये साफ जाहिर है कि शिकारियों ने उसे एक चारे के रूप में यहाँ पर रखा है, और अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश करेगा वह भी उस पत्थर की तरह फट जाएगा। फिर सभी उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इजाबेल जाने से पहले कुचीलों को गोली से शूट कर देती है। बाद में उन्हें एक किसी बड़े जानवर के पैर का निशान मिलता है, और निशान का पीछा करते हुए सभी किसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे जानवरों के शरीर और हड्डियां पड़ी हुई है। तभी वे अजीब मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक खंभे पर टंगा हुआ है। टीम का एक साथी मॉन्स्टर को छूने की गलती कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर जाग जाता है और सभी पर दहाड़ने लगता है। इजाबेल मॉन्स्टर को देखकर जल्द से जल्द वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी मोम्बासा को एक मॉन्स्टर खतरनाक तरीके से मार देता है। सभी मॉन्स्टर की तरफ शूट करने लगते हैं, लेकिन दुश्मन इतना तेज है कि उसे एक भी बुलेट टच भी नहीं करती है। तभी दुश्मन की तरफ से हमला होता है, जिससे निकोलाई की गन चकनाचूर हो जाती है। उस पर कई और हमले होते हैं, लेकिन किसी तरह से वो बचने में कामयाब हो जाता है। फिर दुश्मन इंफ्रारेड ट्रैकिंग फंक्शन को एक्टिवेट करता है और कई विस्फोट की आवाज सुनाई देती है। हालांकि खतरा तब शुरू हुआ जब अनगिनत इंफ्रारेड किरणें सभी पर निशाना लगाकर शूट कर रही थी। टीम किसी तरह बचते बचाते एक नदी में कूद जाती है और दुश्मन से बच जाती है, लेकिन उन्हें कहाँ ही पता है कि ड्रोन उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। फिर आखिरकार हमें दुश्मन का असली चेहरा दिखाई देता है। वहां पर 3 मॉन्स्टर है जिन्हें प्रेडेटर्स कहा जाता है, और वे धरती से आए लोगों का शिकार करने के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ टीम नदी से बाहर आती है, तभी इसाबेल रॉयस को मारने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि रॉयस उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रॉयस उसे समझाता है कि उन्हें दुश्मन की पहचान का पता लगाना था, इसलिए कुछ बलिदान सही है। अब उन्हें कम से कम एक दुश्मन की जानकारी मिल गई है। फिर टीम एक योजना के साथ एडविन को शिकारी को लुभाने के लिए जंगल में अकेला छोड़ देती है और सभी छिप जाते हैं। योजना के मुताबिक एडविन पर एक मॉन्स्टर हमला करने के लिए उसका पीछा करने लगता है, और तभी इसाबेल अपने गन से उसे शूट कर देती है। लेकिन जब वे उस मॉन्स्टर को नजदीक से देखते हैं तो पाते हैं कि वह दुश्मन जैसा नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले जो लोहे का पिंजरा देखा था उस पर इसी के निशान लगे हुए थे। सभी के चेहरे पर भाव तुरंत जम जाते हैं, और फिर धीरे धीरे रॉयस के पीछे एक आकृति दिखाई देती है। हालांकि आकृति शिकारी की है, लेकिन वो हमला नहीं करता है और धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब हटाता है, जिससे टीम आखिरकार नकाब के अंदर एक इंसान को देखता है। उस आदमी का नाम नोलैंड है, और उसे कई साल पहले शिकार के रूप में इस जंगल में गिरा दिया गया था, लेकिन अब वो अकेला जीवित बचा है। वो जानता है कि टीम के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलने की जरूरत है। फिर नोलन उन्हें एक टूटे हुए जहाज तक ले जाता है, जो उसका अस्थायी घर है, और यहाँ पर हर कोई सुरक्षित है। आगे की मूवी पार्ट 2 में जारी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।